वेलकम गाइस। आज के क्लास में हम लोग एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे एक रेसिस्टर के साथ, फिर एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे एक कैपेसिटर के साथ, फिर एक एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे एक इंडक्टर के साथ। ठीक है, यानी कि एसी वोल्टेज अप्लाई टू है रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, तीनों को हम लोगों को आज की क्लास में देखना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एवरेज पावर के बारे में जाना था, जहाँ पे हमने एक फार्मूला निकाला था, पावर बराबर क्या, IRMS ERMS cos फाई। ठीक है, वो फार्मूला आपको अगर याद है तो आज के क्लास में मज़ा आएगा। ठीक है, चलो देखा जाए आपको जरा सा। देखो समझते हैं क्या है कि सबसे पहले नंबर में क्या करते हैं कि एसी वोल्टेज को अप्लाई कर देते हैं क्या चीज़ के साथ, एक रेसिस्टर के साथ, यानी एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ रेसिस्टर। तो ये एसी वोल्टेज E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी है, इसको अप्लाई किए है किसके साथ, एक रेसिस्टर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा समझते हैं जरा सा, क्या क्या चीज़ छोटा छोटा जानकारी है बस। तो देखा जाए जरा सा, जो इसको वोल्टेज मिलेगा वो तो उतना ही वोल्टेज मिलेगा जितना कि सोर्स दे रहा है, क्या है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे हम लोग एक बात लिख सकते हैं, अच्छा इसके कारण सर्किट में जो भी कुछ ना कुछ करंट का मान होगा, या इधर से एक बार करंट दौड़ेगा तो कभी इधर से करंट दौड़ेगा, कभी इधर से कभी इधर से, क्या है कि नहीं, कभी इधर से दौड़ेगा करंट तो कभी क्या इधर से दौड़ेगा करंट, यही ना होगा सर्किट में, जो करंट का मान होगा कभी इधर कभी इधर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वोल्टेज थ्रू रेसिस्टर बराबर अप्लाइड वोल्टेज, नहीं अप्लाइड वोल्टेज, जितना वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे वही वोल्टेज तो इसको मिलेगा ना, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, यहाँ पर प्योर वायर सब है, ये रेसिस्टर है, तो जितना वोल्टेज इसको दिए वही वोल्टेज इसको मिला, यानी कि वोल्टेज थ्रू रेसिस्टर बराबर अप्लाइड वोल्टेज। अब पैरेलल में तो कोई कनेक्शन में तो वोल्टेज सेम रहता है, ऐसे भी जानते हो आप, तो खैर कोई नहीं। तो वोल्टेज जो मिलेगा इस रेसिस्टर के अक्रॉस, तो उस वोल्टेज का फार्मूला आपने एक पढ़ा होगा, वोल्टेज जो रेसिस्टर के अक्रॉस होता है वो V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। तो यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, IR बराबर करंट इंटू रेसिस्टेंस बोल सकते हैं, सर्किट में I करंट। अच्छा, और जो इधर से आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो कितना अप्लाई कर रहे हैं, E नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ से एक चीज़ देखो तो आप क्या बोलते हैं, वोल्टेज तो इतना था ठीक, तो करंट बराबर क्या चीज़ आया, E नॉट बटे रेसिस्टेंस, ये उधर डिवाइड में हो गया, इधर ये क्या है साइन ओमेगा टी। तो पीक वोल्टेज बटे रेसिस्टेंस, पीक करंट दे देगा ये ना, यानी कि मैक्सिमम करंट। तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा ठीक है, ये इक्वेशन आया ना। अच्छा यहाँ पे देखो तो EMF का फेज यानी कितना था, ओमेगा टी, और करंट का जो फेज है वो कितना है, ओमेगा टी है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेयर करंट एंड EMF हैव क्या, सेम फेज, दोनों का फेज क्या है, सेम। देयरफॉर फेज डिफरेंस क्या हो गया, 0। अच्छा, एंड फेज कांस्टेंट की बात करें अगर, तो फेज कांस्टेंट वही फेज डिफरेंस ही होता है, फेज कांस्टेंट यानी कि क्या, फाई मेरा क्या है 0, फेज डिफरेंस भी कह सकते थे इसको। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एक इक्वेशन आपको याद होगा, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस फाई यहाँ लिखा रहता था, और यहाँ E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाई का मान क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है, नहीं। अच्छा, देयरफॉर यहाँ पे अगर पावर की बात करें, ठीक है, तो पावर बराबर चूँकि फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, IRMS ERMS cos फाई। तो एक चीज़ देखो आप, फाई का मान क्या है 0, तो फाई 0, तो ये टोटल cos फाई मेरा क्या हो जाएगा, टोटल cos फाई का वैल्यू 1, यानी कि क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है इसीलिए। तो जो पावर आएगा, पावर बराबर IRMS ERMS होगा। ठीक है, इतना होगा पावर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये cos फाई का मान मैक्सिमम, 0 डिग्री पे cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है ना, तो पावर फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आपसे एक सवाल पूछ सकता है
कि पावर फैक्टर इज मैक्सिमम फॉर क्या, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, फॉर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। तो आप जवाब दे सकते हो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, अच्छा ठीक है, पावर फैक्टर, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट का, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट बोला जा सकता है क्योंकि प्योरली सिर्फ रेसिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ था। आप ऐसे भी बोल सकते हो। क्वेश्चन आपको ऐसा भी हो सकता है कि व्हाट इज़ द पावर फैक्टर फॉर अ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। तो पावर फैक्टर फॉर अ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट क्या हो गया, 0। यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पावर फैक्टर क्या बोलते हैं जो है मेरा, यानी कि कॉस क्या, कॉस फाई, यानी कि कॉस 0 डिग्री बराबर क्या है 1 ना, ध्यान रखना। सॉरी, पावर फैक्टर क्या हो गया प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए 1, कॉस फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं। ये फेज है मेरा, फेज डिफरेंस क्या है 0 ना। अच्छा, यानी कि दोनों का फेज मेरा क्या है, सेम है। करंट और ईएमएफ का फेज इतना और करंट का भी फेज सेम है, यानी कि दोनों साथ साथ चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, दोनों में बड़ा कौन रहता है, हमेशा वोल्टेज ज़्यादा रहता है। आप देखते होगे 220 वोल्ट इतना वोल्ट, लेकिन करंट हमेशा 5 एम्पियर 2 एम्पियर करंट कम रहता है ना। तो क्योंकि ऐसे करंट बराबर वोल्टेज अब बटे रेसिस्टेंस, वोल्टेज में कुछ रेसिस्टेंस से भाग देने से हमको करंट मिलता है, यानी कि वोल्टेज बड़ा होता है और करंट क्या होता है, छोटा होता है। तो आप एक ग्राफ यहाँ पे एक छोटा सा देख सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि देखा जाए एक ही ग्राफ में यहाँ टाइम है और ईएमएफ और क्या है करंट है। अगर तो देखा आ जाए, अगर क्या कहते हैं ईएमएफ का ये ग्राफ हो गया, साइन थीटा का ही ना ग्राफ होता है। ईएमएफ के लिए ग्राफ खींच दिए, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये ग्राफ खींच दिए। ये ग्राफ किसके लिए है भाई, ईएमएफ के लिए। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर मेरा क्या होगा ई नॉट और यहाँ पर मेरा क्या होगा माइनस ई नॉट। और क्या कहते हैं करंट का भी फेज वही है जो ईएमएफ का है, यानी कि करंट और ईएमएफ दोनों एक साथ अपने पीक वैल्यू पर होगा, दोनों एक साथ अपने पीक वैल्यू पर और दोनों एक साथ अपने सबसे डाउन वैल्यू पर। ठीक है, ऐसे करके चलेगा। ये मेरा किसका, करंट का ग्राफ हो गया। ठीक है, बाद वाला। तो इस करंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट और इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या, आई नॉट, लेकिन ये माइनस में। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ खींचेंगे। मतलब क्या हो गया कि ईएमएफ जिस वक्त पीक पे है तो करंट भी उसी वक्त कहाँ है, पीक पे है। दोनों का फेज सेम चल रहा है। यहाँ पे एंगल जब रहता है तो याद होगा आपको, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनता था, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270, यहाँ 360। 90 डिग्री को π/2 भी बोला जाता है, 180 डिग्री को क्या बोलते हैं पाई भी बोला जाता है, और यहाँ 270 डिग्री को 3π/2 भी बोला जाता है, और ये 360 डिग्री को 2π भी बोला जाता है कि नहीं। इस तरीके से सबका फेज क्या है, सेम। दोनों एक साथ अपने पीक पर है, दोनों एक साथ 0 हो गया है, दोनों एक साथ अपने मिनिमम वैल्यू पर है, निगेटिव वैल्यू पर है, दोनों एक साथ 0 हो रहा है फिर से, यानी दोनों का फेज क्या है, सेम है। ये कहना था इसका मतलब। ध्यान रखना, इस चीज़ का काम पड़ेगा भी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लिए, अच्छा ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, अब हम लोग जो है अगला बात करते हैं, इसको मिटा करके एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। अब हम लोग एसी वोल्टेज को क्या चीज़ के साथ अप्लाई कर रहे हैं, एक कैपेसिटर के साथ। ठीक है, तो ठीक है अप्लाई करेंगे तो ये जो वोल्टेज देंगे यही वोल्टेज इसको मिलेगा ना। यानी कि क्या, यहाँ पर बात करते हैं अच्छे तरीके से समझते हैं। यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर तो बराबर क्या, जो अप्लाइड वोल्टेज होगा, अप्लाइड वोल्टेज जो होगा वही वोल्टेज इसको मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो देखा जाए ज़रा सा बात करते हैं। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो भी बराबर Q/C होता है। कैसे, आपको याद होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, तो चूँकि क्या कहते हैं C = Q/V होता है, चूँकि यहाँ पे साइड में लिख देते हैं C = कैपेसिटेंस बराबर Q/V। अरे कैपिटल की स्मॉल की जो लिखो, चार्ज बटे क्या वोल्टेज, C = Q/V। तो यहाँ से V ऊपर चला जाएगा तो V बराबर क्या Q/C।
जैसे कि आई इज इक्वल टू वी बाय आर, तो वी बराबर आई आर हुआ था ना, वही कहानी है। तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो वी इज इक्वल टू क्या, क्यू बाय सी यूज़ करते हैं। तो जो वोल्टेज होता है इसके अक्रॉस वो होता है क्यू बाय सी। तो वोल्टेज बराबर इधर क्या हो गया, क्यू बाय सी बराबर अप्लाइड वोल्टेज कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा ठीक है, दोनों बराबर, जितना वोल्टेज देंगे वही वोल्टेज इसको मिला। ठीक है, एक काम करते हैं ज़रा सा, तो ईएमएफ का ये इक्वेशन था, करंट का भी निकालते हैं और देखते हैं दोनों में फेज का डिफरेंस वगैरह क्या है नहीं है। तो Q बराबर क्या होते हैं, C इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, आगे ये एंगल में है बार बार। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ज़रा सा चार्ज को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के हिसाब से, तो करंट मिलेगा ना। तो इसको ज़रा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो ये तो हो जाएगा मेरा डी क्यू अब आए क्या, डी टी बराबर, इधर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दोनों कांस्टेंट टर्म को डिफ्रेंशिएशन से साइड रखते हैं, सी इंटू ई नॉट। इधर भी टोटल टर्म होता, लेकिन जो ये दोनों कांस्टेंट टर्म है उसको साइड छोड़ दिए, सिर्फ हम लोग वेरिएबल टर्म का ही ये किए है। अब आए क्या, डी टी। नहीं तो इसको भी यहाँ पे लिखना पड़ता, तो हम पहले ही अलग कर दिए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है ईएमएफ का, वो भी अपना कांस्टेंट टर्म, तो इन दोनों को ऐसे छोड़ दिए, सिर्फ ये वेरिएबल टर्म को ही डिफरेंशिएशन के अंदर रखें। डी क्यू बाई डी टी अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, ये हो जाता है क्या, करंट, डी क्यू बाई डी टी ये करंट हो गया, बराबर सी इंटू ई नॉट। और इधर की बात करें अगर, तो ये मेरा क्या कहते हैं, साइन इतना का डिफरेंशिएशन की बात करें तो साइन इतना का डिफरेंशिएशन होता है क्या, कॉस उतना। अच्छा, उसके बाद एंगल में सिर्फ टी तो नहीं है, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो साइन थीटा का कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, लेकिन टी के साथ और भी कुछ टर्म है, तो वो टर्म हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है और इंटीग्रेशन में वही टर्म डिवाइड होता है। लेकिन एक बात चीज़ देखो, करना का नियम जो है एक्चुअल में वो ये है कि टोटल ये टर्म का डिफरेंशिएशन, उसके बाद जो एंगल में है उसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ओमेगा टी का ओमेगा डिफरेंशिएशन, 5t का 5, 6t का 6, 7t का 7 ना, ओमेगा टी का ओमेगा डिफरेंशिएशन बाय M1 लिख करके यूट्यूब पे सर्च करना है और उसको भी पढ़ना है, आपको सारा चीज़ करना है यार, मैथ पीछा नहीं छोड़ने वाला भाई, वो ध्यान रहे। आई बराबर क्या हो गया यहाँ पे, ओमेगा सी इंटू ई नॉट, और उसके बाद क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये टर्म आया। अब यहाँ पर क्या आते हैं, आगे हम लोग बात करें अगर, तो देखा जाए ज़रा सा, एक काम करते हैं, आई बराबर इसको देखो, तो ये यहाँ पे जो टर्म है ना, इसको हम ज़रा एक काम करते हैं और नीचे लेके आते हैं, ई नॉट के बटे में 1 बाय ओमेगा सी, और ये हो गया कॉस ओमेगा टी। देखो तो वापस से ये ओमेगा सी नीचे से ऊपर चला जा सकता है ना, वापस से ये ओमेगा सी नीचे से कहाँ जा सकता है, ऊपर, ये ओमेगा सी नीचे से कहाँ जा सकता है, ऊपर। ठीक है, तो आई बराबर क्या बोलते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ जा सकता है, तो हम लोगों ने सही लिखा है। तो देखो ये सही जो लिखा है ना, तो इसमें ये जो टर्म है ना 1 बाय ओमेगा सी, तो ये देखो जानते हो क्या काम कर रहा है, क्या बोलते हैं, ये मेरा ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है एक तरीके से, करंट बराबर वोल्टेज बटे रेसिस्टेंस, आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ऐसा टर्म हो जाता। तो फिर बोलोगे कि सर यहाँ तो कॉस ओमेगा टी है, साइन वाला टर्म कहाँ है, तो चलो आपके लिए वो भी हम चीज़ दिखा देते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी इंटू ये कॉस इतना को आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस थीटा, नहीं साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। 11th क्लास पे आपने पढ़ा होगा, 10th तक आपको ये भी जानकारी होगी, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, नहीं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा। ये भी तो फार्मूला होता है क्या, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो हम लोग कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा भी यानी कि ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो अच्छा चलो यहाँ से देखो, तो आप
इसको पहले इसको बाद में भी तो लिखा जा सकता है, आई बराबर E0/1/ओमेगा सी। आपके इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी अब प्लस ये 90 डिग्री यहाँ लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं 90। और 90 डिग्री को आप जानते होंगे कि π/2 भी बोलते हैं, 90 को π/2 भी बोलते हैं। तो इस 90 की जगह पे हम चाहते तो π/2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस क्या π/2। ये π/2 किसका काम कर रहा है, फाई का। ये किसका रोल प्ले कर रहा है, ये किसका रोल प्ले कर रहा है, फाई के जगह पे, है ना। आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। कुछ याद आ रहा है, पिछले के क्लास वगैरह में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये I0 यानी कि करंट, मैक्सिमम करंट है E0, ठीक है। तो ये जो ये है ना, ये वाला टर्म, इस वाले टर्म, ये वाला टर्म मेरा रेसिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है, प्लेइंग द रोल ऑफ रेसिस्टेंस। क्या, प्लेइंग द रोल ऑफ रेसिस्टेंस। एक्चुअल में ये रेसिस्टेंस ही है, रेसिस्टेंस ही है ना। इसको बोला जाता है क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला जाता है इसको, ठीक है। अच्छा, यानी कि ये है मेरा एक्चुअल में क्या, तो रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर है। ये रेसिस्टेंस ऑफ क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर का रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, आई बराबर E0/T रेसिस्टेंस का काम कर रहा है ना। और इसको क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, XC, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर 1/ओमेगा-C, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। और ये XC है क्या, रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर ना बराबर 1/ओमेगा-C। बहुत जगह आपको काम देगा ये चीज़, ठीक है। V=Q/C तो आप जानते ही हो। तो ये ऐसे करके काम हो गया। तो I बराबर E0/T कैपेसिटिव रिएक्टेंस या रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर बराबर साइन ओमेगा टी प्लस क्या π/2। तो ये EMF अब बटे रेसिस्टेंस, कैपेसिटर का रेसिस्टेंस, तो EMF बटे रेसिस्टेंस तो करंट हो गया ना। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस क्या π/2 यानी कि 90 डिग्री। तो हेयर क्या कहते हैं, एक चीज़ आपको पता चला कि फाई बराबर क्या है, π/2 यानी कि 90 डिग्री। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, तो यहाँ पर किसका फेज ज़्यादा है, EMF का फेज था E बराबर E0 साइन ओमेगा टी ही था फेज, और करंट का फेज में क्या है, ओमेगा टी से π/2 ज़्यादा है। तो इसका फेज ज़्यादा है ना। तो क्या कहते हैं हेयर, फेज ऑफ करंट इज मोर देन क्या, EMF। Therefore we can say that, क्या कह सकते हैं हम लोग कि करंट का फेज ज़्यादा है, EMF का फेज कम है, यानी कि करंट लीड कर रहा है। ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, करंट इज लीडिंग द वोल्टेज ना, करंट आगे चल रहा है, करंट का फेज ज़्यादा है और इसका फेज कम है। यहाँ पे ऐसे से दैट करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय π/2। करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय π/2। करंट जो है वोल्टेज को लीड कर रहा है, क्या, कितना से, π/2 से, यानी बढ़त बना दिया वो ऐसे करके। या फिर एक वर्ड का और इस्तेमाल किया जाता है, वी कैन से दैट, एक और चीज़ लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, और ये बोला जा सकता है कि वोल्टेज जो है वो पीछे है ना, यानी कि EMF इज लैगिंग बिहाइंड, यानी कि पीछे पीछे चल रहा है EMF, लैगिंग बिहाइंड द करंट बाय π/2। ऐसे भी बोला जा सकता है कि EMF पीछे पीछे चल रहा है, लैगिंग बिहाइंड द करंट, यानी कि करंट के पीछे पीछे चल रहा है π/2 से, यानी कि π/2 ये तो ज़्यादा है ना, और ये मेरा कम हो गया ना, कम है, वो ज़्यादा है ना, तो वो लीड कर रहा है, ये पीछे पीछे चल रहा है, ठीक है। तो अब देखा जाए ज़रा सा, इसी में क्या कहते हैं हम लोग देर नाउ आगे बात कर सकते हैं, अभी बहुत कुछ बात करना पड़ेगा यहाँ पे। क्या कहते हैं, पावर फैक्टर की बात करें अगर, पावर फैक्टर की बात करें अगर, तो वो होता है cos phi,
यानी कि cos पाई बाई 2 यानी कि cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान तो होता है क्या 0, तो पावर फैक्टर हो गया क्या 0। आपको यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि द पावर फैक्टर ऑफ अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज, तो ऑप्शन में होगा 0 1 कुछ कुछ, तो 0 आप दे सकते हो यहाँ से। चाहो तो एक ऑब्जेक्टिव जैसा निकला आपको प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का, या फिर इफ अ AC सोर्स इज अप्लाइड टू कैपेसिटर देन पावर फैक्टर विल बी, तो आप बता सकते हो। और एक चीज़, एवरेज पावर जो है, पावर बराबर क्या IRMS ERMS कॉस फाई के जगह पे आप क्या लिखोगे, फाई के जगह पे अब आपको क्या लिखना पड़ेगा कॉस पाई बाई 2, तो ये कॉस पाई बाई 2 तो 0 होता है, तो ये सारा टर्म को क्या कर देगा 0 बना देगा। तो पावर जो होगा वो भी क्या होगा, पावर डिसिपेटेड यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो यानी कि एवरेज पावर फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट वो भी मेरा क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ खींच देते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा करके देख लेना आप, ग्राफ देखो आप यहाँ पर बढ़िया ढंग से। ठीक है, एक छोटा सा ग्राफ खींच देते हैं। ठीक है, तो ये 1/ωc आपको याद रखना है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, यानी कि रेसिस्टर, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कैपेसिटर का रेसिस्टेंस, ये बहुत ज़्यादा आपको काम देगा हर जगह। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में और भी एक जानकारी अभी हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो देखो आप ज़रा सा, जैसे कि अगर आप ग्राफ खींचोगे इसको, तो एक काम करते हैं, इस ग्राफ को हम अलग से ही बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ को बता देते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, फिर आगे हम आपको ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ बता देते हैं। पहले लो स्क्रीनशॉट, लिए स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। अब आगे हम थोड़ा सा इधर को बता रहे हैं इतना सा खाली, और फिर आगे आपको कुछ और बताते हैं पहले इसमें, तब ये कंप्लीट होगा। हाँ, अब देखा जाए इसी सब बात को हम थोड़ा सा ग्राफ की मदद से भी आपको समझाने का कोशिश करते हैं, एक बार दिखलाने का कोशिश करते हैं। देखा जाए, जैसे अगर EMF है तो EMF का इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ तो ये सिंपल हो गया। क्यों? क्योंकि EMF का फॉर्मूला था मेरा क्या, ये EMF के लिए है, EMF बराबर क्या था E0 sin ωt, यानी कि टाइम जब 0 होगा तो उसके बाद ये साइन जीरो 0 होता है तो सारा 0, तो जब टाइम 0 होगा तो ये क्या होगा 0 यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद लेकिन EMF की बात, करंट की बात करें तो I बराबर I0 sin ωt प्लस इतना, अगर टाइम यहाँ पे 0 भी हो जाता है तो ये साइन कितना होगा, जब क्या कहते हैं करंट की बात करें अगर, तो करंट बराबर है I0 sin ωt प्लस पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री है ना। तो इसमें अगर टाइम 0 भी होगा तो ये क्या हो जाएगा I बराबर I0 साइन पाई बाई 2, तो I बराबर ये तो टोटल 1 हो गया, साइन 90 होता है 1 बराबर I0, यानी कि जब टाइम 0 होगा ना तब करंट का मान I0 के बराबर होना चाहिए। तो जब टाइम 0 है तो करंट का मान किसके बराबर होना चाहिए I0 के बराबर। यहाँ I0 यानी कि मैक्सिमम पॉइंट पे होना चाहिए ना, यहाँ पर होना चाहिए करंट, टाइम जब 0 है तब। तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ ऐसा नहीं, अच्छा ऐसे करके चलेगा, ये I बराबर I0 साइन ωt प्लस क्या पाई बाय 2। नहीं, जब टाइम यहाँ 0 होगा तो टाइम 0 होने का मतलब हो गया ये टाइम 0 हो गया तो ये टर्म खत्म, तो साइन पाई बाय 2 ये होता है 1, तो उस स्थिति में I बराबर क्या I0, यानी कि जब टाइम 0 है तो I का मान कितना होना चाहिए I0, लेकिन टाइम 0 होने पर ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, तो EMF का मान क्या हो जाएगा E0 साइन 0, यानी कि क्या 0। तो जब टाइम 0 होगा तो EMF कितना होना चाहिए, टाइम 0 टाइम पर EMF मेरा 0 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन करंट टाइम 0 होने पे I0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये मेरा क्या है माइनस में I0, लेकिन ये EMF जो है ये टर्म थोड़ा ज़्यादा भागेगा, ये लगता है ज़्यादा खींच दिए हम क्या। अच्छा, ये यहाँ तक से ही लेना होगा हमको। ठीक है, और इसका हल्का ऊपर उठा लेते हैं यहाँ तक I0। ठीक, और EMF तो ज़्यादा रहता है ना, तो ये E0 और यहाँ पर क्या माइनस E0। EMF थोड़ा ज़्यादा रहता है और करंट थोड़ा कम रहता है। ठीक है,
इसीलिए इसका पीक को कम रखे और इसका पीक को ज़्यादा रखे। लेकिन हाँ, जब टाइम 0 होगा तो उस समय EMF 0, लेकिन जब टाइम 0 होगा तो करंट मेरा I0 रहता है, नहीं, वहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये सब समझे ना? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा अब एक बात और, एक एक्स्ट्रा कुछ छोटा सा बात जान लो आप। क्या चीज़? थोड़ा देर पहले अभी यहाँ पे लिखा हुआ था ना, XC बराबर क्या, 1/ωc कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो 1/ω मतलब क्या होता है? चूँकि आपने एक पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी बराबर होता है ω/2π। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो तो क्या कर सकते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा बराबर क्या हो सकता है, 2π इंटू क्या, फ्रीक्वेंसी, ये होगा ना। तो यानी कि आप चाहो तो ओमेगा की जगह पे 2π इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू क्या, C, ऐसे करके लिख सकते हो। तो ये भी मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। तो इसको आप कहीं पे आपको नोट डाउन कर देना होगा, ये छोटा सा चीज़ है, इसको नोट डाउन करके ध्यान में रख लेना। अब स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, यहाँ तक तो हो ही गया, लिए? चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है बात करेंगे क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बाद, यानी कि AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर के बाद अब हम लोग करेंगे AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर लास्ट, वो देख लो। अब देखा जाए AC वोल्टेज जो है उसको अप्लाई किए हैं किसके साथ, इंडक्टर के साथ। ठीक है, तो जैसे ही इंडक्टर के साथ जब अप्लाई करेंगे तो 2 हो ही गया, बिजली हो जाएगा ये। तो जो वोल्टेज यहाँ से इसको दिया जाएगा वही वोल्टेज इसको मिलेगा, यानी कि लिख सकते हैं वोल्टेज थ्रू इंडक्टर बराबर क्या होगा, ये अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे वही वोल्टेज इसको मिलेगा। तो इंडक्टर से जो वोल्टेज होता है, यानी कि EMF होता है इसके थ्रू अक्रॉस, वो तो L इंटू di/dt होता है। हाँ, आप कहोगे कि माइनस L इंटू di/dt होता है, तो माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि जो EMF इंड्यूस होगा ना, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का विरोध करेगा, बस यही बताने के लिए होता है। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ यहाँ पे क्या लेना है, EMF का मान। तो मान कितना है, L इंटू di/dt। अच्छा, EMF का जो अप्लाइड EMF यानी कि अप्लाइड वोल्टेज है वो कितना है, E0 sin ωt। अब घुमा फिरा के करंट का मान निकालते हैं, यही ना 2 बार किए हैं, वही फिर से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो L इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो di/dt बराबर E0 अब डिवाइडेड बाई क्या, L, यहाँ पे क्या हो गया, sin ωt। अब आप देखो dt को इधर भेज देते हैं, तो di बराबर E0 बटे L इंटू क्या, sin ωt, और ये dt इधर से इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, dt टर्म यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट में ही रहेगा ये सब, जहाँ भी ये सब ब्रैकेट में है। अच्छा, अब क्या करते हैं, देखो आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जरा सा इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन जैसे करेंगे तो करने के बाद ti का इंटीग्रेशन इधर, और इधर वाले टर्म का भी अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो E0/L, ये कांस्टेंट टर्म ही था तो इसको डायरेक्ट हम चाहते तो बाहर भी लिख सकते थे, खैर sin ωt dt। ठीक है, अच्छा, इसको बाहर लिख सकते थे। तो di का इंटीग्रेशन क्या होता है, i, जैसे dx का x, dt का t, उसी तरह से di का इंटीग्रेशन i, और ये कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर खींच लिए, तो अंदर में सिर्फ बच गया क्या, sin ωt, और ये क्या, dt। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ देखो तो आप, i बराबर E0 बटे L इंटू साइन इतना का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ωt, अब बटे में ये जो ओमेगा टर्म है उससे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ना, यानी कि ωt का डिफ्रेंसिएशन से, यानी कि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t के साथ जो और है एंगल में उससे डिवाइड कर दिए, इंटीग्रेशन में का यही रूल है। अच्छा, यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन से भाग देना होता है, यही रूल होता है। खैर ठीक है, आपने डिफ्रेंसिएशन बाय मनोड या इंटीग्रेशन बाय मनोड पढ़ लिया है, तब तो यही आपको समझ में आएगा, तो दिक्कत है। तो अब आगे इसको और क्या क्या लिख सकते हैं, i बराबर E0 बटे क्या, L ओमेगा माइनस। अच्छा ठीक है, उसके बाद ये देखो तो आप कॉस ωt जो है इसमें देखो तो इतना गुना माइनस, ये कॉस ωt है ना, कॉस ωt को एक काम करते हैं, कॉस थीटा को लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हो,
साइन 90 माइनस ओमेगा टी, नहीं माइनस साइन जस्ट का तक छोड़ दिए, कॉस थीटा को आप साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर ये पिछले बार में आप साइन 90 प्लस थीटा लिखे थे, इस बार आप साइन 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो, अलग अलग क्यों कर रहे हो, एक बार ही क्यों, एक ही जैसा ही क्यों नहीं किया ले। तो यहाँ वहाँ पे देखो, वहाँ पे माइनस वाला क्यों नहीं लिए थे, वहाँ पे माइनस वाला टर्म लेते तो हम लोग चूँकि फार्मूला पढ़ रहे हैं बार बार, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ओमेगा टी प्लस 5/2, तो प्लस वाला टर्म रहे, इसीलिए ही वहाँ प्लस वाला कंसेप्ट लिए। यहाँ पर आप बोलोगे माइनस वाला क्यों लिए, इसलिए लिए ताकि ये माइनस जब उधर भेजेंगे ना तो वो माइनस वाले चीज़ को प्लस वाले टर्म में बदल देगा। देखो ज़रा सा, मतलब उसी हिसाब किताब वाले एक लेवल में लेकर के आएगा। क्या लेकर के आएगा तो देखो ज़रा सा, तो खैर कोई नहीं, ये जैसे आएगा तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये माइनस अगर क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ प्लस वाला टर्म ले लेते तो ये माइनस साइन बाहर में ही बच जाता, या अंदर आता तो दोनों के साथ माइनस लग जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लिए तो ये माइनस जब अंदर भेजेंगे ना तो एक ठो को प्लस कर देगा, इसीलिए आई बराबर चाहते तो साइन 90 प्लस थीटा भी हो सकता था ना, लेकिन ये लेना ज़्यादा सही है। तो ई नॉट बाय एल ओमेगा, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन माइनस 90, ये इसको प्लस बना देगा, प्लस ओमेगा टी, ये माइनस साइन अंदर जा सकता है ना। तो आई बराबर ई नॉट बाय एल ओमेगा, आई इंटू क्या है साइन ओमेगा टी, या माइनस क्या 90। तो अब इस इक्वेशन को कैसे कैसे क्या क्या लिख सकते हैं, तो देखो आप ज़रा सा, ये हो गया आई बराबर ई नॉट बाय एल ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी या माइनस π/2, 90 को लिख सकते हैं ना π/2, तो ये हो गया साइन 90 प्लस फाई के जगह पे साइन, या सॉरी साइन क्या हो गया साइन ओमेगा टी, या प्लस फाई के जगह पे क्या है माइनस π/2, फाई के जगह पे माइनस π/2। तो ये ऐसा मिल रहा है ना, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी या प्लस π/2, चाहे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस क्या π/2, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी या प्लस फाई के जैसा उसी तरह से, या ओमेगा टी माइनस फाई के जैसा ही। तो यानी ये वाला टर्म मेरा फाई का काम कर रहा है ना, तो माइनस कह सकते हो, माइनस π/2 जो है वो मेरा क्या फाई का काम कर रहा है, तो चलेगा। तो कॉस माइनस π/2 बोलो या कॉस π/2 जीरो ही होता है। तो कॉस अगर मान लो कहते हैं, जैसे पावर फैक्टर में भी लेकर लेंगे हम लोग, पावर फैक्टर अगर निकालते समय पावर फैक्टर आप बोलोगे कॉस π/2 लिखे या फिर कॉस माइनस π/2 लिखे, तो दोनों ही स्थिति में ये मेरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। ठीक है, अच्छा तो चलो देखो यहाँ पे ये मेरा जो है ये करंट का काम कर रहा है, और ये नीचे वाला जो टर्म है ना, ये नीचे वाला टर्म, इसको क्या कहते हैं XL से डिनोट करते हैं, और ये हो जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है, यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, ये इंडक्टर का रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये उसी का काम कर रहा है। यहाँ पे XL बराबर क्या L ओमेगा, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं, तो ये L ओमेगा है। ठीक है, यहाँ पर तो इसको ऐसे भी आप चाहो तो इक्वेशन को बना सकते हो, आई बराबर क्या कहते हैं ये ई नॉट बटे ये क्या XL हो गया ना, तो XL लिखो, या फिर ये बटे रेसिस्टेंस है ना एक तरह से, तो रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, तो ई नॉट बटे रेसिस्टेंस, तो क्या कहलाएगा करंट साइन ओमेगा टी या माइनस क्या π/2, तो फाई की जगह पे ये है, ये मेरा फाई का काम कर रहा है। देयरफॉर क्या कहते हैं यहाँ पर लिखेंगे पावर फैक्टर, क्या कहते हैं फैक्टर जो हो गया वो मेरा क्या कॉस π/2, या फिर कॉस माइनस π/2 भी अगर लिखते हो, यहाँ पे माइनस π/2 भी लिखते हो, तो यही टर्म भी मेरा क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, एक ही चीज़ है, और क्या कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, पावर की बात करें अगर, तो पावर बराबर मेरा IRMS ERMS cos π/2, तो और cos π/2 तो होता है ज़ीरो, तो सारा टर्म ज़ीरो। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आया कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, अगर ऐसे भी बोलेगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट, मतलब अगर AC वोल्टेज इंडक्टर में अप्लाई है तो पूछेगा कि पावर फैक्टर सर्किट का कितना होगा, ज़ीरो, पावर कितना होगा ज़ीरो, इस बात को ध्यान में रख। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गया हमको कि ये पावर मेरा इतना और पावर फैक्टर इतना हो गया। यहाँ पे हम लोग एक बात लिख सकते हैं कि यहाँ पे करंट मेरा पीछे चल रहा है ना, तो हेयर
क्योंकि EMF का जो फेज है उसमें ओमेगा टी है और इसका करंट का जो फेज है उसमें ओमेगा टी से ये π/2 क्या है, कम है। तो यहाँ लिख सकते हैं हेयर करंट इज क्या, लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय π/2। और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि EMF इज लीडिंग द करंट बाय π/2। EMF जो है वो लीड कर रहा है कितना से, π/2 से। और क्या कह सकते हैं कि करंट जो है वो पीछे चल रहा है कितना, π/2 से। अब हम लोग जरा सा यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक, लिए स्क्रीनशॉट, लिए, चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे पहले एगो ग्राफ खींच लेते हैं, फिर उसके बाद इसका कहानी भी खत्म हो जाएगा। हाँ, अब हम लोग जो है ग्राफ खींच लेते हैं जरा सा इसी चीज़ का, ठीक है। देखा जाए EMF का इक्वेशन था E0 साइन ओमेगा टी, यानी कि जब टाइम 0 होगा तो ये सारा टर्म खत्म, तो EMF का मान क्या हो जाएगा, जब टाइम 0 होगा तो EMF का मान 0। थोड़ा देर पहले भी बात किए थे ऐसा। लेकिन करंट की बात करें अगर, तो जब टाइम 0 होगा मेरा, तब करंट क्या होगा, I बराबर I0 साइन ओमेगा इंटू टाइम 0 माइनस π/2 है ना। तो ये हो गया I0 साइन, ये तो टर्म हो गया 0, ये बच गया माइनस π/2 यानी कि माइनस 90। तो यानी कि I0, ये माइनस टर्म बाहर निकल जाएगा, साइन π/2 यानी कि I0 इंटू माइनस साइन 90, ये 90 डिग्री है ना, π/2 मतलब 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान होता है 1, तो ये -1 गुना I0 यानी कि माइनस I0। यानी कि ये समझ में आया, जब ग्राफ खींचेंगे तो इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम के साथ ग्राफ खींचते समय 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 क्या ध्यान रखना होगा कि हमारा जो EMF है वो टाइम 0 पर EMF 0 है, टाइम 0 होने पर EMF क्या है, 0 है। ये E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर करंट की बात करें, ये E0 यहाँ क्या माइनस E0, ठीक है, ये माइनस E0, ये प्लस E0। लेकिन अगर करंट की बात करें तो जब टाइम 0 है, यानी कि टाइम 0 है, तब उस समय EMF, ये करंट मेरा कितना है, माइनस I0, यानी कि अपने इधर के पीक वैल्यू पर है, ठीक है। ये ऐसे करके करके चलेगा। ये I बराबर क्या है, I0 साइन ओमेगा टी ना। जब क्या कहते हैं टाइम 0, तो EMF मेरा क्या है, 0 पे, और जब टाइम 0 है तो करंट मेरा कहाँ पर है, माइनस I0 पे। यहाँ पे इसका क्या है, I0 प्लस I0, यहाँ पे इसका माइनस I0, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या कहते हैं, करंट लेगिंग बिहाइंड वोल्टेज, सारा चीज़ हो गया, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, इधर से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। और मेरा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस आया था यहाँ पे, XL बराबर क्या था, L ओमेगा, और चाहते तो इसको L इंटू ओमेगा की जगह पे 2π इंटू फ्रिक्वेंसी भी लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। हो गया, चलो ठीक है। बस उम्मीद करते हैं आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेज़र डायग्राम के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।